हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग यहाँ पे पॉलिटी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे जो भी आपको 2024 और 2025 के पेपर में पूछे थे। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी सॉल्व करे हैं, वो मैंने आपको जैसे हर सब्जेक्ट में अभी तक बताते आ रहा हूँ। तो हमने पॉलिटी के भी हमने यहाँ पे सॉल्व करे हैं 2014 से लेके 2023 तक के। इन सब वीडियोज़ में बेसिकली आपको देखने को मिल जाएंगे और इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे CDS PYQs भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर रखे हैं, तो ये भी आप ज़रूर देख लेना। ठीक है, 2019 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये सारी वीडियोस बेसिकली आपको सीक्वेंस वाइज ही देखने को मिलेंगी, एक ही प्लेलिस्ट में सारे सब्जेक्ट्स की वीडियोस मिलेंगी। ठीक है, तो इनको यहाँ पे ज़रूर फॉलो कर लेना। बाकी पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी अब हम लोग यहाँ पे चलो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा हुआ है, ये बेसिकली ना, ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से रिलेट करता है उस टाइम पे, क्योंकि ये पर्टिकुलर आर्टिकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ठीक है, 2024 वाला जब आपका पेपर हुआ था, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस वेदर ऑफ अ यूनियन और अ स्टेट सीक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम अनलॉफुल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। इसका सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि कौन सा आर्टिकल प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे सिविल सर्वेंट को, कि कोई भी गवर्नमेंट उसको अनलॉफुली हटा ना सके। ठीक है, तो बस इतना यहाँ पे पूछा है, तो राइट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे आर्टिकल नंबर 311। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अब यहाँ पे जैसे बाकी दे रखे हैं तो वो भी हम थोड़ा देख लेते थे। तो यहाँ पे 309 आपको दे रखा है, ये बेसिकली यहाँ पे बात करता है रिक्रूटमेंट की। ठीक है, रिक्रूटमेंट कैसे रहेगा, क्या आपकी कंडीशन रहेंगी सर्विस की। ठीक है, कंडीशंस ऑफ सर्विस। ठीक, तो ये बेसिकली आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि जो आपके यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है, जो आपका यहाँ पे ये पार्लियामेंट है, ठीक है, यूनियन जो सर्विस होगी, ठीक है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस होगी उसके लिए पार्लियामेंट, और जो स्टेट वाली सर्विस होगी उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या कंडीशंस रहनी चाहिए, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस रहना चाहिए उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल करने के लिए, या फिर उस टाइप की पोस्ट को फिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। फिर 311 जैसे आपका है यहाँ पे कि ये बताता है कि डिसमिसल कैसे रहेगा। ठीक है, पहली चीज़ आपकी ये किस बेसिस पे कर सकते हैं, किस बेसिस पे नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये प्रोटेक्ट करता है। रिमूवल कब करना है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिडक्शन ऑफ रैंक। ठीक है, रिडक्शन ऑफ रैंक, ये सब सिविल सर्वेंट से ही रिलेटेड आर्टिकल हैं, ये दोनों ऊपर के जो भी हैं। ठीक है, और ये आखिरी वाला भी। ठीक, फिर 315 तो आपको पता ही है, यहाँ पे जो आपका पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसी में बेसिकली आपका ये यूपीएससी आ जाता है, आपका स्टेट पीएससी आ जाता है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जॉइंट वाला भी आ जाता है। ठीक है, जॉइंट स्टेट्स पीएससी। ठीक है, तो ये सब आपको इसी में ही देखने को मिलेंगे। जॉइंट वाला मतलब होता है कि दो स्टेट्स मिलके एक पब्लिक सर्विस कमीशन बना रही हैं। ठीक है, तो इसको जेपीएससी भी बोलते हैं या फिर जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे याद रखो या ये पूरा याद रखना। ठीक है, फिर अगला आपके पास है यहाँ पे आर्टिकल नंबर 320। अब 320 बेसिकली ये बताता है कि इसके क्या फंक्शंस रहेंगे। ठीक है, फंक्शंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब इसी में ये सब आएंगे, तो इन सब के क्या फंक्शंस रहेंगे वो आर्टिकल 320 बताता है। तो वैसे तो चारों आर्टिकल्स आपके सिविल सर्वेंट से ही रिलेटेड हैं थोड़े थोड़े, पर मेनली ऊपर के दोनों आर्टिकल्स ज़्यादा रिलेटेड यहाँ पे हैं सिविल सर्वेंट से। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे ज़रूर देख लेना, इनके आसपास के आर्टिकल्स, और ये करंट अफेयर से रिलेट करता है ये टॉपिक, जब ये पूछा गया था तो इसलिए यहाँ पे ये आया था। तो अभी के टाइम में जैसे आपका गवर्नर बहुत न्यूज़ में है, इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपके आने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे। ठीक है, तो इन सबको यहाँ पे आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। तो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली। तो ये जो आपको पहला स्टेटमेंट दे रखा है ये आपका एकदम करेक्ट है, कि जो पार्ट 3 है आपका, मतलब फंडामेंटल राइट्स, उसमें कुछ ऐसे आर्टिकल ज़रूर हैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि सिर्फ और सिर्फ इन्फोर्सेबल है अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, और ये सारी चीज़ें ना आपको जो आर्टिकल नंबर 12 है बेसिकली, जो बताता है कि क्या स्टेट है वगैरह ये सब, तो उसमें भी यहाँ पे आप थोड़ा बोल सकते हो कि ऑब्जेक्टिव्स बेसिकली वहाँ पे डिफाइन करे हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। ठीक, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपने देखा हो आर्टिकल्स वगैरह, तो आर्टिकल 14 जो आपको बताता है इक्वलिटी बिफोर लॉ,
और आर्टिकल 16 जो आपको बताता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हर एक को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह में। फिर 19 आपको बताता है जो आपके 6 डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में। तो ये सब बेसिकली आपका यहाँ पे स्टेट एक्शंस और लॉ के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो ये सारे आपके यहाँ पे वायलेट कर सकते हैं स्टेट वगैरह यहाँ पे लॉज उन सबको। तो ये किसी एक प्राइवेट सिटीजन के पर्सनल कैपेसिटी पे यहाँ पे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सिर्फ स्टेट पे लगते हैं, जैसे आर्टिकल 14 है, 16 है, 19 हो गया, ऐसे आर्टिकल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख लो, ठीक है, अलग से। तो ये ज़्यादातर आपको इनमें ही देखने को मिलेगा। फिर दूसरा आपको दे रखा है कि सम राइट्स कंटेन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल इन फेवर ऑफ सिटीजन्स ओनली। तो ये भी एकदम करेक्ट है। ऊपर वाला था स्टेट ओनली, तो उसमें ये सब आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इन फेवर ऑफ सिटीजन्स, अब देखो इन फेवर ऑफ सिटीजन्स मतलब एक तरीके से ये है कि कोई भी इंडिविजुअल को प्रिविलेजेस ना मिले, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कि अबोलिशन ऑफ टाइटल्स है, ठीक है, वो आपका यहाँ पे एक सिनेरियो आ जाएगा। चाइल्ड लेबर वाला आपको देखने को मिलता होगा, मतलब एक्सप्लॉइटेशन खत्म करना है, हर एक को इक्वल राइट्स मिले। तो ऐसे जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सब आपके इन फेवर ऑफ सिटीजन में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हम बात करते हैं सिटीजन्स की, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स, यहाँ पे मैं ओनली सिटीजन्स लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ओनली सिटीजन्स की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 15 हो गया, 16 है आपका, यहाँ पे 19 है, ठीक है, 29 एंड 30, ये सारे आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। पर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सभी की, मतलब चाहे सिटीजन हो या फिर बाहर से कोई, जैसे मान लो कोई आ रहा है, ठीक है, वो लोग हो, मतलब फॉरनर्स वगैरह, तो उस केस में आपको यहाँ पे दिखेगा ये सारे जो आपको आर्टिकल्स है, जैसे 14 है आपका, 20 है, 21 हो गया, ठीक है, 21A, फिर 22, 23, 24, ठीक है, 25, 26, 27 और आपका 28, ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपके यहाँ पे क्या है, इनके लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। पर यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ऑल में अगर फॉरेनर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनिमीज को हम लोग काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोग एनिमीज को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये चीज़ें भी समझ में आ गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा आपको बोल रहा है कि सम राइट्स कंटेन इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर इन्फोर्सेबल अगेंस्ट बोथ द स्टेट एंड इंडिविजुअल। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। इसमें जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आर्टिकल एक कॉमन आपको आर्टिकल दिख रहा होगा 16 वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर देखोगे तो जैसे आपका आर्टिकल यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आर्टिकल नंबर 17 जो अनटचेबिलिटी के ऊपर बताता है कि उसको हटाना चाहिए। 23 जो आपको ये बताता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग खत्म करनी है, ठीक है। ये स्टेट पे भी लगता है कि स्टेट को रोकना है ये, और लोगों को करना नहीं है, तो ये सब इसमें भी लगता है, ठीक है। इस तरीके से 24 आपका है यहाँ पे जो बताता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होना चाहिए, तो ये दोनों पे ही लागू होगा, ठीक है। तो ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो दोनों पे भी लागू होते हैं। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको यहाँ पे दे रखा है। तो पहला आपको यहाँ पे एक तरफ दे रखे है कमीशन या कमेटी, और उन्होंने क्या सजेस्ट वगैरह किया था सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऊपर। तो पहला आपको यहाँ पे देखोगे तो पहला आपको यहाँ पे जो दे रखा है वो आपको दे रखा है कोठारी कमीशन, ठीक है। कोठारी कमीशन दे रखा है। फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सतीश चंद्र कमेटी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। मतलब चारों ही, पहले तो आप यहाँ पे ये देख लो कि क्या क्या आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कोठारी कमीशन हमें दे रखा है, सतीश चंद्र कमेटी हमें दे रखी है, फिर पीसी होता कमेटी हमें दे रखी है, और प्रोफेसर वाई के अल्ख कमेटी हमें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ये चारों कमिटीज़ में अब आपको यहाँ पे मैच करना है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दे रखा है यहाँ पे कोठारी कमीशन, तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि कोठारी कमीशन जो है ये आपका लिंक करता है सिविल सर्विस के मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर, ठीक है। जहाँ पे आपका रिटर्न भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, मतलब ये चीज़ इन्होंने ऐड करी थी, आप ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या अपनी तरफ से सजेस्ट किया था रिफॉर्म इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में, कि रिटर्न होना चाहिए और इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बनेगा 4 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए। तो वो आपके सिर्फ ऊपर के दोनों ऑप्शन में है।
फिर अगला आपको यहाँ पे जैसे देखो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि इन्होंने 3 टियर सिस्टम बता दिया, ठीक है, कि 3 टियर वे में आपका एग्ज़ाम होगा, या फिर आप बोल सकते हो 3 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो इस तरीके से आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, जहाँ पे पहला आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, जो प्रीलिम्स है, फिर आपका मेंस हो गया सब्जेक्टिव, और फिर इंटरव्यू आपका वहाँ पे पर्सनैलिटी वाला, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो। फिर अगला आपको दे रखा है सतीश चंद्र कमेटी। अब सतीश चंद्र कमेटी बेसिकली यहाँ पे इन्होंने रिफॉर्म दिया था कि हमें इंक्लूड करना चाहिए मेडिकल को और इंजीनियरिंग को भी एग्जामिनेशन में, जो आपके ऑप्शनल टेस्ट वगैरह होते हैं ना सब्जेक्ट्स, उसमें हमें मेडिकल और इंजीनियरिंग भी हमें ऐड करनी चाहिए। तो वो आपको दिखेगा यहाँ पे बी के फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यहीं से हमें आंसर मिल गया है वैसे, ठीक है। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे पीसी होता कमेटी। तो पीसी होता कमेटी ने बेसिकली यहाँ पे बोला था कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन यहाँ पे होना चाहिए सिविल सर्विस का आफ्टर क्लास 12। तो इन्होंने ये एक रिफॉर्म दिया था, ठीक है, कि आफ्टर क्लास 12 ही यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए सिविल सर्विस से रिलेटेड। तो सी का आपका है यहाँ पे 2, तो वैसे तो हमें आंसर मिल गया, वो आपका यही है, ठीक है। तो ये आपका सी है, ये आपका डी हो जाएगा। जो आपका प्रोफेसर वाई के अल्क कमेटी है, इन्होंने बेसिकली बोला था कि ऑब्जेक्टिव मेथडोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए पर्सनैलिटी असेसमेंट करने के लिए। तो ये सारे आपके यहाँ पे कमिटीज़ थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। देखो कोठारी की यहाँ पे याद रखना 1976 की आपकी कमेटी है। सतीश चंद्र कमेटी आपकी यहाँ पे 1989 की कमेटी है। वाई के आपकी जो है ये 2001 की कमेटी है, और होता वाली जो है आपकी ये 2004 की कमेटी है, ठीक है। तो अब हो सकता है आपको अरेंज करने में भी दे दे, तो आपको थोड़ा आइडिया रहना चाहिए, ठीक है। बाकी आपका यूपीएससी हमेशा न्यूज़ में रहता ही है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी ही पड़ेंगी, ठीक है। आप इसको लीव तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खासकर जितनी भी हैं, तो सबकी सब आप यहाँ पे कर लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा प्रिफरेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला हमें दे रखा है यहाँ पे कि अंडर विच वन अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन एवरी म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, तो म्यूनसिपैलिटी का आर्टिकल आपसे पूछा है, जहाँ पे आपसे ये बोल रहा है कि कौन से आर्टिकल में म्यूनसिपैलिटीज़ की सीट रिजर्व रहती हैं एससी और एसटी के लिए। तो वो आर्टिकल बेसिकली बस आपको बताना है। तो वो आपका आर्टिकल है 243 टी। ठीक है, अब 243 जो शुरू वाले हैं वो पंचायत से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो इन इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये आपका इस पार्ट में बेसिकली आपका यहाँ पे लिंक है, ठीक है, पार्ट 9A। पहले तो आप ये याद रखो। दूसरा याद रखना है यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से यहाँ पे ये लाया गया था, ठीक है। तो ये आपका है, और 1992 में आपका ये आया है। फिर म्यूनसिपैलिटीज आपको पता होगा कि अर्बन एरियाज़ को रूल करने में यहाँ पे एक तरीके से काम कर रही हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज हम बोलेंगे अर्बन एरियाज़ की, वहीं पे पंचायत जो है वो रूरल एरियाज़ की लोकल बॉडी है, ठीक है। तो ये सब याद रखना। फिर 243 आर जो है ये बेसिकली यहाँ पे बताता है कॉम्पोजिशन को, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर 243 एस जो है ये बेसिकली बताता है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, ठीक है, और क्या आपका यहाँ पे कॉम्पोजिशन रहेगा। कॉम्पोजिशन आपका क्या रहेगा, क्या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह रहेगा आपका वार्ड कमिटीज़ का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप लिंक कर पाओगे यहाँ पे पंचायत वाले आर्टिकल से भी, ठीक है, क्योंकि जनरली वही पूछे जाते हैं, पर यहाँ पे ये पूछा है तो आपको याद रखना है। और ये आपका यहाँ पे रिजर्व सीट्स के ऊपर बात करता है, ठीक है, रिजर्व सीट्स फॉर एससी एंड एसटी, ठीक है। और लास्ट वाला जो है ये बेसिकली आपका यहाँ पे इलेक्शन के ऊपर बात करता है, कि इलेक्शन आपके जो म्यूनसिपैलिटीज़ के होते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे इलेक्शंस वगैरह चल रहे होंगे आपके म्यूनसिपैलिटीज़ के, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था। अब इसमें वो वाला क्वेश्चन नहीं पूछा कि इलेक्शन वाला, पर उससे रिलेटेड आपको बस क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पे याद रखना है। और वुमेन का रिजर्वेशन हमेशा रहेगा, तो वो याद रखना 33% रिजर्व रहती हैं सीटें टोटल नंबर ऑफ सीट्स की, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है चीज़ें। ना अगले क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो देखो अगला क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, ठीक है। इन दोनों में से कौन सी करेक्ट है ये आपसे पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट आपसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, द अबोलिशन ऑफ द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 वॉज रिकमेंडेड बाय द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका यहाँ पे सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव
रिफॉर्म्स कमीशन था, ठीक है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 2005 में, ठीक है, और यहाँ पे चेयरमैन भी याद रखना वो थे आपके यहाँ पे वीरप्पा एम वीरप्पा मौली, ठीक है। तो ये हैं आपके चेयरमैन। तो इन्होंने भी इन इस पर्टिकुलर कमीशन ने यहाँ पे क्या किया था, रिपोर्ट यहाँ पे दी थी, ट्रांसपेरेंसी एक तरीके से यहाँ पे दी थी, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उस रिपोर्ट का ही नाम था राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे उसके ऊपर बेसिकली सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी, उसमें क्या क्या ऑफिशियल सीक्रेट्स वगैरह हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हैं यहाँ पे बताई गई थी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि हम लोग उसको उस टाइम पे जो मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझो कि 1923 का जो ये काम चल रहा था अभी तक, उसको अबॉलिश करने का काम इस पर्टिकुलर कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन में दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका 1923 का ओएसए एक्ट था, ठीक है, ओएसए था जो बेसिकली, ओएसए का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, जो आपको यहाँ पे ऊपर दे रखा है। तो ये 1923 से चल रहा था, ठीक है, जो कि आपका 2005 में यहाँ पे बोला गया कि हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं कि इसको अबॉलिश कर दो, विथड्रॉ कर लो, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, एनएसए के अंडर एक तरीके से आता है, ठीक है। फिर दूसरा आपको दे रखा है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2005। तो ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो ये तो आपका है एकदम स्टैटिक, ठीक है, ये तो आपका एकदम स्टैटिक है। ऊपर वाला थोड़ा सा हाँ मतलब थोड़ा डीप में है कि उसमें क्या बोला गया था, ये एक तरीके से है, पर नीचे वाला एक पूरा ही स्टैटिक है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, इसको हम लोग ना आरटीआई भी बोलते हैं, ठीक है, आरटीआई एक्ट, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, आरटीआई एक्ट के नाम से भी यहाँ पे ये फेमस है, जो आपको याद रखना है। और ईयर आपको जैसे दे रखा है 2005 में ही आपका हुआ है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। डायरेक्ट स्टैटिक बेस था। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ 1 एंड 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। फिर अगले पे चलते हैं। अगला हमें दे रखा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अनूप बहरेनवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज और आर करेक्ट। तो अब देखो ये भी आपका न्यूज़ में रहा होगा, ठीक है, 23 लिखा है, ईयर सीधे सीधे 24, एक साल का करंट अफेयर तो आता ही है लगभग, है ना। तो इसकी वजह से आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा है। तो उस केस के ऊपर बेसिकली बात करी जा रही है। तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है द केस वाज हर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो यहाँ पे आपका ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे पहला वाला एकदम करेक्ट है कि जो आपका यहाँ पे ये केस है, इसको यहाँ पे हर्ड किया था बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने। तो ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले तो यहाँ पे यही याद रखना। ये किस चीज़ के ऊपर बेसिकली केस था, तो ये आपका ना जो आर्टिकल 324 का 2 है, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे था कि क्या एग्जीक्यूटिव कंट्रोल होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो जो आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं, क्या उसमें एक तरीके से ये पूछा था कि क्या यहाँ पे उनका कोई भी रोल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव का कोई भी रोल होना चाहिए इनके अपॉइंटमेंट्स में। तो इसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात करी गई थी। और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने हेड किया था, तो यहाँ पे याद रखना कि ये 5 मेंबर की बेंच थी, ठीक है, 5 जजेस की बेसिकली आपकी यहाँ पे बेंच थी। तो बस इतना याद रखना है, नाम वाम जानने का ऐसा इतना डीप में वो नहीं जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपको दिया है यहाँ पे स्टेटमेंट कि अकॉर्डिंग टू द जजमेंट द ग्राउंड्स फॉर रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स शेल बी द सेम एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अब ये जो स्टेटमेंट है, ये आपकी क्या है, यहाँ पे है गलत स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो आपका यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसका बेसिकली जो आइडिया रहेगा, मतलब जो उसको हटाने का काम रहेगा, वो सेम रहेगा सीजीआई से, ना कि आपके ये इलेक्शन कमिश्नर्स का, ठीक है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, सीईसी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, उनका सेम रहेगा इनकी तरह, ना कि सबका। मतलब 3 मेंबर की बॉडी है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ें वो हायर करते हैं एक तरीके से बाकी आपकी दूसरी मिनिस्ट्रीज से। जैसे टीचर्स की ड्यूटी लग जाती है इलेक्शन करवाने में, पुलिस आपकी ज़रूरत होती है, ठीक है, सीआरपीएफ की ज़रूरत होती है, तो वो सारे आपके आउटसोर्स करते हैं वो। पर मेन आपकी जो बॉडी है वो 3 मेंबर्स की ही है, ठीक है। बाकी आपकी स्ट्रेंथ ऊपर नीचे रही है पहले, तो वो अलग सिनेरियो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर होना चाहिए था, ना कि इलेक्शन कमिश्नर्स होना चाहिए था। तो सिर्फ पहली ही स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, तो 1 ओनली हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे याद रख सकते हो आप, कि अगर मान लो आपसे ऐसा पूछता है कि कौन यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना 3 मेंबर की बॉडी बेसिकली रहती है जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे करती है।
पहले हो गए आपके यहाँ पे पीएम, ठीक है, फिर आपके होते हैं एलओपी, एलओपी मतलब होता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, पहले हैं पीएम, दूसरे हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और तीसरे आपके होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये 3 मेंबर की बेसिकली बॉडी होती है जो रिकमेंड करती है कि कौन क्या पोजीशन लेगा इलेक्शन कमीशन में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी यहाँ पे याद यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो 3 मेंबर की आपकी यहाँ पे बॉडी है जो यहाँ पे ये रिकमेंडेशंस वगैरह देती है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। अपॉइंटमेंट के जो भी यहाँ पे है रिकमेंडेशन आपके यहाँ पे ये देती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, 1 ओनली हमारा करेक्ट होगा, पहली स्टेटमेंट बस हमारी करेक्ट थी। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे द नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम्स विच इज़ डेवलपिंग साइंस सेंटर्स स्लैश म्यूजियम स्लैश इनोवेशन हब्स इन इंडिया वर्क्स अंडर वॉट, ठीक है। मतलब किसके अंदर काम करता है, एक तरीके से ये पूछ रहा है। जो आपका ये NCSM है, जो अभी हाल फिलहाल में आपके सेंटर्स बना रहा है, साइंस के म्यूजियम्स बना रहा है, इनोवेशन हब्स बना रहा है इंडिया में, तो ये किसके अंडर काम करता है। तो याद रखना ये आपका काम करता है अंडर मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन वैसे आपको दिखेगा कि सिविल सर्विस में करेक्टली मैच्ड कितने हैं, ऐसे टाइप के आपको एक टेबल बना के दे देता है। तो यहाँ पे भी अब एक दो तो आएंगे ऐसे टाइप के क्वेश्चन, अगर पता है तो वेल एंड गुड है, वरना इसको लीव कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब याद रखना है कि अब क्योंकि ये आ गया तो इतना बस यहाँ पे याद रख लेना कि मिनिस्ट्री ऑफ आपकी कल्चर के अंडर बेसिकली यहाँ पे ये काम करता है। अगर मान लो आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछता तो आपने यहाँ पे सुना होगा CSIR, ठीक है, ये आपका इसके अंडर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। बाकी फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो आपकी सारी स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आपकी इसके अंडर आ जाएंगी। अर्थ साइंसेज वाला जो है, तो वो बेसिकली आपकी जितनी भी ओशनग्राफी वाली ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आपकी यहाँ पे मेरीन इन्वायरमेंट को देखती है, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर जो सिस्मोलॉजी वगैरह यहाँ पे करते हैं, मतलब ऐसे टाइप की जो प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का इस पर्टिकुलर चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि हम लोग सेंटर्स बनाएंगे, हम लोग म्यूजियम्स बनाएंगे, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया, बाकी डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड है, तो ये आप यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखना, जो आपको ये NCSM दे रखा है ना, तो NCSM के ऊपर आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इसके हेडक्वार्टर है, बस हेडक्वार्टर अलग से याद रख लो, ठीक है। वो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। बस इतना यहाँ पे याद रखो, इतना इनफ रहेगा। अगला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम अमंग्स द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट कैप्चर्स द चेंजेस मेड इन आर्टिकल 74 ऑफ 1, ठीक है, 74 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू दिस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 1976 का जो आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट था, उसने आर्टिकल 74 1 में क्या चेंज किया था, ये बस आपसे पूछा है, तो वो आपको यहाँ पे पहचानना है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने क्या किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है, कि द प्रेसिडेंट शेल एक्सरसाइज इज और हर फंक्शंस ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेसिडेंट है, वो बेसिकली जो भी अपने एक्शंस लेगा, जो भी यहाँ पे वो फंक्शंस करेगा, वो एडवाइस की बेसिस पे करेगा, जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देते हैं, जिसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे एक तरीके से आपकी ऐड करी थी, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कि इससे रिलेटेड बेसिकली आपके यहाँ पे चेंजेस आपके करे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पहला आपको दे रखा है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपका यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, पहली बात तो आपको यहाँ पे यही याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये 1950s से चला हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ ऐसा है कि रिसेंटली 1976 में, मतलब उस टाइम पे आपका इसमें कुछ चेंज किया गया था, नहीं। 1950s से बेसिकली आपका ये चलता हुआ आ रहा है, और ये आपका आर्टिकल याद रख लेना, आर्टिकल 53(1) को बेसिकली बताता है। फिर बी बी आपसे बोल रहा है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द ड्यूटी टू ब्रीफ द प्रेसिडेंट अबाउट द डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये आपको दिखेगा, देखो ये भी गलत है वैसे, ठीक है, आंसर क्योंकि हमें पता ही है। तो ये आपको मिलेगा अंडर आर्टिकल 78, ठीक है। तो ये बेसिकली एक तरीके से ना ड्यूटी बताई गई है प्राइम मिनिस्टर की अंडर आर्टिकल 78, कि उनको ये इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी हेड ऑफ द स्टेट को, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंजेस एज सच नहीं है। फिर लास्ट आपको दे रखा है, द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू समन और प्रोरोग
द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये भी आपका इसका आंसर नहीं होगा जो आपको चेंजेस के रिलेटेड पूछा है, ठीक है। और ये आपको आर्टिकल याद रखना है 85 ऑफ 1, आप यहाँ पे याद रख सकते हो, इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये सब बेसिकली आपके पार्लियामेंट के सेशंस के ऊपर यहाँ पे बात करी गई, कब बुलाना है, कब डिसमिस करना है, उस सब के ऊपर यहाँ पे इसमें बात करी गई है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे होगा सी ऑप्शन, जो करेक्ट है, ठीक है। फिर अगला आपको दे रखा है कि यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली आपको कैग के रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो पहला आपको यहाँ पे जो दे रखी है स्टेटमेंट की, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट ऑन ऑल एक्सपेंडिचर्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो एकदम करेक्ट है। जैसे मैंने हमेशा पहले ही बोला है कि कंसोलिडेटेड फंड और एक कंटेंजेंसी फंड, दो फंड्स होते हैं, ठीक है। सैलरीज जो है वो आपके कंसोलिडेटेड फंड से जाती है, तो जो भी खर्चा है वो बेसिकली आपका कंटेंजेंसी फंड से नहीं जाता, वो कंसोलिडेटेड फंड से जाता है। कंटेंजेंसी फंड एक तरीके से आपका जब भी कोई इमरजेंसी टाइप आ गई, वो उस टाइम के लिए आपका यहाँ पे थोड़ा रहता है, ठीक है। मेन जो आपका यहाँ पे फंड जो है वो आपका है कंसोलिडेटेड फंड। तो जितना भी खर्चा होगा आपका यहाँ पे, जितने भी एक्सपेंडिचर होगा वो सब आपका यहाँ पे इसी से ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो यहाँ पे कोई गवर्नमेंट स्कैम वगैरह कर रही है, तो वो कैग की ड्यूटी है उसको ऑडिट करके पहचानने की, ठीक है। वो कैग का यहाँ पे ड्यूटी रहेगी कि वहाँ पे जो इंडियंस पैसा दे रहे हैं, जो टैक्स भर रहे हैं, वो इंडियंस के लिए ही यूज हो, ना कि किसी पॉलिटिशियन के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो पहला आपका एकदम करेक्ट है यहाँ पे कि वो ऑडिट वगैरह करता है यहाँ पे इन सब चीज़ों को। दूसरा आपको दे रखा है कि ही कंट्रोल्स द इशू एंड रिसीप्ट ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो अब ये आपका है यहाँ पे इनकरेक्ट, ठीक है। तो पहली बात तो याद रखना कि ये कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि ये कंट्रोल नहीं कर सकता इस चीज़ को, ठीक है। कैग कंट्रोल करने का काम नहीं करता, वो सिर्फ ऑडिट करने का काम करता है। गवर्नमेंट जहाँ चाहे वो खर्च कर सकती है अपने बेसिस पे, जो भी उन्होंने जैसी स्कीम्स लगाई हैं वो सब। पर मेन जो है यहाँ पे वो है कि ऑडिट करने का काम कौन करेगा, तो वो कैग करेगा, ठीक है। तो ये कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता है, और मतलब यहाँ पे एक तरीके से ना तो ये विड्रॉ कर सकता है किसी चीज़ को, ठीक है, और ना ही यहाँ पे ये इशू कर सकता है, ठीक है। तो ना तो ये कंट्रोल कर सकता है किसके केसेस में, ना ये विड्रॉ करवा सकता है, ना ही ये इशू करवा सकता है मनी, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, मेन काम इसका ऑडिट करने का है। फिर तीसरा आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखे, ही ऑडिट्स एंड रिपोर्ट ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल बॉडीज सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम द यूनियन और स्टेट रेवेन्यूज, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। जैसे अभी मैंने बोला कि जितनी भी आपकी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, सबका एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे ये काम कर सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ऐसे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जिसको गवर्नमेंट चाहती है सामने से, ठीक है, कि आप हमारे लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करो, तो उस केस में वो उस ऑर्गेनाइजेशन का भी ऑडिट कर सकता है, ठीक है। पर मेन यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये चीज़ आपको बस पता होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर है 1 और 3 आपका सही है, तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या याद रखनी है कि 148 आर्टिकल आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड याद रखना है, जो यहाँ पे बताता है कि कैग होता है, ठीक है, हमारे में। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो ये भी याद रखना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक। फिर आपको याद रखना है कि 149 आर्टिकल जो है ये बेसिकली इसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी ये बताता है, और पावर्स क्या रहेंगी इसके पास ये बताता है। फिर आर्टिकल 151 जो है ये बेसिकली बताता है ऑडिट करने के बारे में, ठीक है, कि ये ऑडिट करता है रिपोर्ट्स वगैरह को, जो भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स होते हैं उन सबको, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के जैसे भी जो भी पास करा जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट ने अगर बोला, जैसे अभी मैं बोल रहा था, तो अगर प्रेसिडेंट ने किसी के ऊपर बोला है कि इसको ऑडिट करना है, तो वो क्या ऑडिट करके फिर प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देगा, ठीक है। गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं देता है, प्रेसिडेंट को देगा, फिर प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में सम्मत मतलब एक तरीके से बताएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी टर्म वगैरह याद रखना है यहाँ पे कि 6 ईयर होता है या फिर 65 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। या तो 6 ईयर्स तक रहेगा टर्म, या फिर 65 ईयर्स तक जो यहाँ पे एज है तब तक रहेगा, ठीक है। तो 1 और 3 आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा आंसर, ये हमें यहाँ पे पता चल गया। बाकी इम्पीचमेंट आपका वही है जैसा जज का होता है सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो इम्पीचमेंट होता है कि आपको पता चलता है कि कैग भी मिला हुआ है किसी गलत काम से, तो उसको इम्पीचमेंट करा जाएगा, हटाया जाएगा। तो हटाने का प्रोसेस क्या है, जो प्रोसेस एक जज का है सुप्रीम कोर्ट के, वही सेम प्रोसेस इसका भी है, ठीक है, कैग का भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। फिर अगला आ जाता है यहाँ पे आपका क्वेश्चन 30,
कि आपको 2 तरफ लिस्ट वगैरह दे रखे हैं, नेम ऑफ द कमिटी दे रखा है और उनके रिकमेंडेशन क्या है ये पूछा है। तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी आपको पता होगा यहाँ पे कि पंचायत से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऊपर की आपको दे रखे हैं पंचायत से, तो सभी एक तरीके से रिलेट हो गई, ठीक है। तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इन्होंने 3 टियर सिस्टम दिया था। अब 3 टियर अगर आप देखो तो कहाँ पे आपको दे रखा है, तो वो आपको 4 में दे रखा है, जहाँ पे जिला परिषद है, पंचायत समिति है और ग्राम पंचायत है, ठीक है। तो ए का आपका ऑप्शन होगा यहाँ पे 4। तो ए का 4 आपको सिर्फ पहले 2 में दे रखा है, ठीक है। तो आपके नीचे के 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि जो आपका ये ग्राम पंचायत है, ये आपका बेसिकली रहता है विलेज लेवल पे, ठीक है। ये आपका रहता है विलेज लेवल पे। फिर पंचायत समिति जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ये पंचायत समिति यहाँ पे देख लेना, ठीक है। ये आपका रहता है ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे। और फिर आपको एक दे रखा है यहाँ पे, ये इस तरफ लिख देता हूँ, जिला परिषद, ठीक है। तो ये आपका रहता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और इसको हेड कौन करता है, तो डीसी हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हेड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी यहाँ एक चीज़ और याद रखना, विलेज लेवल पे जो होता है, इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इनके डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, पहली चीज़ आपकी ये है, लोग वोट डालते हैं। इनके क्या है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब क्या है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, कि जो डायरेक्ट इलेक्टेड होके आए, ठीक है, जो ये विलेज लेवल पे डायरेक्ट होके इलेक्ट होके यहाँ पे आए, जिनको लोगों ने वोट दिया, फिर वो आगे जाके वोट डाल के ब्लॉक लेवल पे अपने मेंबर्स को चूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जिन लोगों को लोगों ने चूज किया, फिर वो लोग आगे जाके वोट डाल के लोगों को, मतलब यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे दूसरे लोगों को चूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपका अशोक मेहता कमेटी में यहाँ पे याद रखना कि इन्होंने 2 टियर सिस्टम दिया था पंचायती का। तो बी का आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, जिला परिषद और मंडल पंचायत। तो यहाँ पे आपका बी का क्या है, 2 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, 3 हो गया ना, ये 3 पे है, ठीक है। तो 3 मतलब ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी पे यहाँ पे है ना, दो दो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जिला परिषद और आपका मंडल पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पे इसके रिलेटेड आपका ये लिंक कर जाएगा। अब यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ, तो जो आपका यहाँ पे ये एक सेकेंड, तो जो आपका यहाँ पे ये ज़िला परिषद है, तो ये तो आपका सेम ही है, ठीक है। वो है आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। ये तो आपका यहाँ पे सेम ही है, वो आपका है डिस्ट्रिक्ट लेवल। फिर अगला आपको दे रखा है यहाँ पे ये मंडल पंचायत, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो मंडल पंचायत बेसिकली इसको बोला जाता है बेस लेवल, ठीक है। इन्होंने जब टियर दिया था तो इनके हिसाब से था ये बेस लेवल, जहाँ पे विलेजेस को मिला के जब पॉपुलेशन 15,000 से लेके 20,000 हो जाती थी, तो उस जगह उनको यहाँ पे बेसिकली ये बोलते थे, ठीक है, बेस लेवल, जहाँ पे इलेक्शन फिर होके इनको सेलेक्ट करते थे या फिर इलेक्ट करते थे, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ विलेजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। कलेक्शन बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पे क्लस्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, क्लस्टर ऑफ विलेजेस, ठीक। तो यहाँ पे याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। इस वाले में क्या है, हर विलेज का अलग अलग है, यहाँ पे विलेजेस को मिला के फिर एक लेवल बनता है, वो है बेस लेवल, ठीक। फिर आपको देखो, आप आंसर तो वैसे मिल ही गया, पर अगला भी देख लेते हैं, वो है आपका जीवी के राव कमेटी, ठीक है, या फिर कमीशन। तो ये बेसिकली अगर आप यहाँ पे याद रखो, तो ये आपका है यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दे रखा है कि इन्होंने पोस्ट क्रिएट की थी, वो थी आपकी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की, मतलब डीडीसी की। हम इसने यहाँ पे पोस्ट क्रिएट करने का बेसिकली एक रिकमेंडेशन दिया था। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा 2 के साथ, और डी हमारा आ जाएगा इधर, मतलब अपोजिट दे रखा था, उल्टा दे रखा था, ठीक है। और एल.एम. सिंघवी कमेटी ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था पंचायती राज को, ये रिकमेंड किया था इन्होंने, ठीक है, इन्होंने दिया नहीं था, मतलब रिकमेंड किया था, ठीक। तो ये सारे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। बाकी ईयर वगैरह आप यहाँ पे ज़रूर याद रखना। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो आपकी 1957 की है। फिर आपका अगला है अशोक मेहता कमेटी, ये आपकी है यहाँ पे 1977 की। फिर अगला आपको दे रखा है जीवी के राव कमेटी, तो ये आपकी है यहाँ पे 1985 की। और लास्ट आपको दे रखा है एल.एम. सिंघवी, तो ये है 1986 की, ठीक है। तो ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इन सबको प्लीज़ ज़रूर यहाँ पे याद रखना। तो यहाँ पे देखो पंचायत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स हैं सब इंपॉर्टेंट है, उनके रिजर्वेशन याद रखना, वुमेन को कितना मिलता है, कौन से आर्टिकल में क्या चीज़ दे रखी है, रिजर्वेशन किस में बताया है, इलेक्शन किस में बताया है, कॉम्पोजिशन किस में बताया है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पे पंचायती राज का, ये किस में बताया है, मतलब सारे आपको आर्टिकल्स पता होने चाहिए।
फिर उसी को ही कंपेयर करके आप म्युनिसिपैलिटीज़ के आर्टिकल्स याद कर लेना। ठीक है, सेम ही लगभग सीक्वेंस में आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे भी। और यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना, वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ठीक है, और आर्टिकल 243 से 243 ओ तक आपको पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे 11th शेड्यूल भी यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये भी क्या आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। इसी तरह उस वाले में भी आप यहाँ पे शेड्यूल याद रख लेना, म्यूनसिपैलिटीज़ वाला 12th शेड्यूल। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका यहाँ पे नेशनल पंचायती राज डे। ठीक है, नेशनल पंचायती राज डे, तो हम लोग ये कब मनाते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना 24 अप्रैल को हम लोग यहाँ पे ये मनाते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे अगला हमें दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, इनमें से क्या चीज़ करेक्ट नहीं है। तो पहली स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखी है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो ये जो आपके यहाँ पे स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, नॉट पूछा है तो प्लीज़ इस पे ध्यान देना, स्टेटमेंट करेक्ट है इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर नहीं है। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बेसिकली दो फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर काम करता है। ठीक है, पहला कि इसके पास पावर है पनिश करने की। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दो फंडामेंटल चीज़ों पे काम करता है, एक तो पावर ऑफ पनिश, ठीक है, पावर टू पनिश। ठीक, ये पहली हो गई। दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा कि ये जजमेंट दे सकता है, एक्ट पास करवा सकता है। ठीक है, प्रोसीडिंग्स वगैरह यहाँ पे इसकी रहेंगी, टेस्टमनीज वगैरह यहाँ पे ये देखता है। ठीक है, मतलब आपको जैसे पता है कि पुलिस के सामने अगर किसी ने कोई टेस्टमनी दी है तो वो मानी नहीं जाती है। ठीक है, जब तक वो एक जज के सामने कोर्ट में ना दे दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे इसी से ही रिलेटेड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड से ही। ठीक है, तो ये दो चीज़ें यहाँ पे याद रखना, जजमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे याद रखने हैं इसमें। ठीक है, एक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पे याद रखने हैं, फिर प्रोसीडिंग्स वगैरह आपको यहाँ पे इसमें ही याद रखनी है। ठीक, इसके अलावा टेस्टिमनी, ये सब आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, इन सब से ही रिलेट रहेगी वैसे तो। ठीक है, तो ये सब आपकी चीज़ें हैं, और साथ ही साथ जैसे अब अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे कि हाई कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब देखो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जो हमें एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, जो स्टेटमेंट है हाई कोर्ट वाला, ये भी आपका क्या है यहाँ पे, ये हो जाएगा एकदम करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये करेक्ट क्यों है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये भी आपका क्या है, कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड में ही काउंट होगा, जो आपका आर्टिकल 215 है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये बताता है कि हाई कोर्ट भी आपका कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में ही आएगा, क्योंकि उसके पास भी ये सारी पावर्स हैं। ठीक है, ये तो आप ऑब्वियसली, मतलब ये तो आप पहचान सकते हो एक तरीके से। ठीक है, हाई कोर्ट के पास भी ये सारी पावर्स हैं कि वो जजमेंट दे सकता है, पनिश कर सकता है अपने, उसके पास ये सब पावर्स हैं, सेम पावर्स हैं उसकी तरह ही। ठीक है, कुछ चीज़ों में बस अलग है, जैसे रिट्स का अगर देखेंगे तो उसमें हाई कोर्ट का सिनेरियो अलग है, सुप्रीम कोर्ट का अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अलग रहेगा, पर जो मेन फंडामेंटल चीज़ें हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बोलने की, वो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं एक तरीके से। ठीक है, तो वो आपके दोनों के पास ही हैं, और ऊपर वाले में तो आपका जैसे सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 129 से रिलेटेड आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों के पास ही हैं, तो दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट है। अब सी आपसे बोल रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट इन इंडिया आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट्स यहाँ पे जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नहीं होते हैं। ठीक है, अब ये सबॉर्डिनेट कोर्ट कौन कौन से होते हैं अगर हम इसमें देखें, तो देखो जैसे आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, या फिर सेशन कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, सेशन कोर्ट्स, या फिर आपने सुना होगा यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट्स। ठीक है, तो ये तीन तरीके के कोर्ट्स बेसिकली यहाँ पे आते हैं, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉट, यहाँ पे याद रखना नॉट। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इनकी जजमेंट होती है ना, वो लीगली बाइंडेड नहीं है। ठीक है, दूसरे कोर्ट्स के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि जो इनकी जजमेंट है वो लीगली बाइंडेड नहीं है, मतलब उसका कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ठीक है, अगर वहीं पे मान लो एक कोई हाई कोर्ट ने कोई स्टेटमेंट दी है, तो वो तब तक लीगली बाइंड है जब तक कोई दूसरी कोर्ट उसको चेंज ना करे, और दूसरी कोर्ट इन द सेंस आपकी हायर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है
कि जो आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें ये तीनों कोर्ट आपके आते हैं, और ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी जजमेंट का कोई स्टेटस नहीं है, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस इसको यहाँ पे नहीं दी जाती है दूसरे कोर्ट्स के द्वारा, जैसे आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी। और लास्ट आपको दे रखा है कि ऑल कोर्ट्स इन इंडिया आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो ऑब्वियसली वो तो सही होगा क्योंकि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में नहीं आते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा ये आंसर नहीं होता। ठीक, तो हमें राइट आंसर अपना मिल गया है, वो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो इनको ज़रूर यहाँ पे देख लेना, इंपॉर्टेंट है। बाकी आर्टिकल याद रखना सबऑर्डिनेट कोर्ट के 233 से लेके 237 तक बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर आपसे यहाँ पे पार्ट वगैरह पूछता है तो पार्ट 6 आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ थी यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड। इतने ही क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिले हैं पिछले 2 साल में। तो ये आपका यहाँ पे अगर इसमें कोई भी आपको डाउट वगैरह होता है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन कर देना। पहली बार आप यहाँ पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। और अगर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था, सीएपीएफ और सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज़ के भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है। तो उन दोनों के ही पेपर्स के पीवाईक्यू ज़रूर लगा लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।